आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा है। महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंची ममता बनर्जी मुंबई में एक कार्यक्रम में पहुंची थी। इस कार्यक्रम में कई फिल्मी कलाकार, लेखक और दूसरी मशहूर हस्तियां मौजूद थी। कार्यक्रम के समय ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान गाया, लेकिन जैसे ही इसका वीडियो सामने आया, सियासत गर्मा गई। वीडियो में मंच पर मौजूद ममता बनर्जी कुर्सी पर बैठकर राष्ट्रगान गाती दिखी। हालांकि पहली पंक्ति के बाद वो खड़ी हो गई, लेकिन उन्होंने पूरा राष्ट्रगान नहीं गाया। शुरू की कुछ लाइनें गाकर ही उन्होंने राष्ट्रगान को बीच में रोक दिया और नारे लगाने लगी। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी की तरफ से उनके खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई गई। इसका वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने उन पर हमला बोल दिया। बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने ट्वीट के जरिए ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, हमारा राष्ट्रगान हमारी राष्ट्रीय पहचान की सबसे प्रमुख अभिव्यक्ति है। कम से कम सार्वजनिक पदों पर बैठे लोग तो इसका अपमान नहीं कर सकते। यहां बंगाल की सीएम ने हमारे राष्ट्रगान को आधा अधूरा गाया है। क्या भारत के विपक्ष में देशभक्ति की भावना बिल्कुल खत्म हो चुकी है? पार्टी की युवा इकाई बीजेवाईएम के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने भी ममता बनर्जी पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो राष्ट्रगान का सम्मान भी नहीं कर सकती। वैसे भी आजकल विपक्षी दलों से भारत और भारत के मूल्यों के सम्मान की अपेक्षा करना बेहद मुश्किल है। एक संवैधानिक पद पर बैठे शख्स का ये निंदनीय बर्ताव बेहद शर्मनाक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चौपाल के मंच पर पंजाब चुनाव पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब का सीएम पंजाब से ही होगा। साथ ही उन्होंने पंजाब को अच्छा, ईमानदार और देशभक्त चेहरा देने का भरोसा दिया। पंजाब की आप बात कर रहे हैं तो वहां पे सबसे बड़ा सवाल ये कि आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन सा होगा। आप कह रहे हैं व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की आप तारीफ कर देते हैं, वो कभी मना कर देते हैं। फिर वो कुछ ऐसा देख लगता है कि फिर आपकी तरफ आ रहे हैं तो आप उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। ये क्या गेम क्या चल रहा है? क्वेश्चन क्या है आपका? आपके साथ आ रहे हैं, वो आपके साथ आ रहे हैं? नहीं आ रहे। नहीं आएंगे। अब फाइनल है? फाइनल है। फिर भी अगर सरकार आपकी बनती है तो आप तो नहीं रहेंगे पंजाब में? बिल्कुल नहीं। आप कह रहे हैं असली केजरीवाल नकली केजरीवाल की लड़ाई, लेकिन असली केजरीवाल तो पंजाब जाने वाला नहीं है, तो वहां कौन होगा? वहाँ पे कुछ दिन के अंदर हम घोषणा करेंगे। चुनाव के थोड़ा करीब आने पे सीएम कैंडिडेट की घोषणा करेंगे। भगवंत मान के समर्थक नाराज हो जाते हैं कि आप उनका नाम नहीं लेते हैं। जो भी है अभी नहीं, चुनाव आने के क्लोज आने के बाद करेंगे। होगा पंजाब से ही? होगा पंजाब से। आतंकवादियों ने एक पुलिस वाले को गोली मारकर घायल कर दिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के राजौरी में आतंकवादियों ने एक ट्रैफिक पुलिस वाले को गोली मार दी, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुंबई में एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार से उनके घर पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने यूपी के अस्तित्व पर निशाना साधा। क्या यूपी है? अभी यूपी नहीं है। यूपी क्या है? यूपी के वाराणसी में स्कूल के वॉशरूम में तीसरी क्लास की लड़की की रेप की घटना से गुस्साए वकीलों ने आरोपी स्वीपर और स्कूल प्रबंधक समेत 2 टीचरों को उनकी पेशी के समय बुरी तरह पीट दिया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। अब सऊदी अरब में भी उत्तरी अफ्रीका से लौटे एक शख्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलने की पुष्टि हुई है। हरिद्वार देहरादून हाईवे पर अचानक एक विशालकाय अजगर के आ जाने से अफरा तफरी मच गई। अजगर के सड़क पर रेंगते रहने से सड़क पर काफी देर तक जैम लगा रहा। बाद में अजगर खुद ही जंगल की ओर चला गया। यूपी के बुलंदशहर शिकारपुर तहसील में अचानक आवारा गाय और सांडों की झुंड घुस आए और तहसील परिसर में जमकर उत्पात मचाया, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। चौपाल के मंच पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि अब तक वो 36,000 लोगों को तीर्थ यात्रा करवा चुके हैं। हनुमान चालीसा की बात की, न सिर्फ हनुमान चालीसा, फिर गणेश चतुर्थी पे, फिर दिवाली पे लक्ष्मी पूजा पिछली बार, इस बार राम मंदिर का ढांचा। तो लोग कह रहे हैं फिर आप भी तो धर्म के नाम पर ही कर रहे हैं ना। अब जब चुनाव आते हैं आप धर्म के नाम पर ही लोगों के पास जा रहे हैं। हम तो 5 साल करते हैं, चुनाव के पहले नहीं करते। आप चुनावी हिंदू नहीं है ना? हम 5 साल 5 साल करते हैं
और एक बड़ी अच्छी हमारी अभी योजना है आई है, अभी नहीं 3-4 साल से चल रही है, कोविड में थोड़ा रुक गया था, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। उसमें हम लोगों को, बुजुर्गों को, दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने ले जाते हैं। द्वारका जी, रामेश्वरम, शिरडी, पुरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, अजमेर शरीफ, इन सब जगहों पे ले जाते हैं तीर्थ यात्रा कराने के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपनी डिग्री दिलवाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। छात्र दानिश रहीम का आरोप है कि पीएम मोदी की मीडिया में तारीफ करने की वजह से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उसको डिग्री लौटाने का नोटिस भेज दिया। छात्र के मुताबिक उसने एएमयू के भाषा विज्ञान विभाग में पीएचडी की थी। इसके लिए उसे 9 मार्च को पीएचडी की डिग्री भी दी गई, लेकिन कुछ वक्त बाद यूनिवर्सिटी ने गलती का हवाला देते हुए डिग्री लौटाने का फरमान सुना दिया। छात्र दानिश रहीम ने अब यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। यही नहीं, उसने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर भी इंसाफ की गुहार लगाई है। कल एक लेटर लिखा है देश के पीएम को, यूपी के सीएम को और सारी हायर अथॉरिटी को जो हायर एजुकेशन को देखती हैं। उसमें मैंने यही डिमांड किया है कि मेरी ज़िंदगी से ना खेले एएमयू। मैंने जो पत्र लिखा है उस पर कार्रवाई हो और मेरी जो डिग्री मुझे ईमानदारी की मिल चुकी है वही रहे, कोई ऐसी डिग्री ना मिले जो वैलिड ना हो। हालांकि एएमयू की तरफ से इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि छात्र को गलती से दूसरी डिग्री दे दी गई थी, जिसे लौटाने को कहा गया है। बजाय इसके लैम की जगह भाषा विज्ञान लिख दिया गया, तो अब उसमें उसको यूनिवर्सिटी ने करेक्ट कर दिया। उसके करेक्ट करने की कोशिश करके इसको मार्कशीट दे दी जाएगी। इसका राजनीति से या किसी से कोई मतलब नहीं है। इस मामले में सियासत भी गर्मा गई। अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने एएमयू के वाइस चांसलर से मामले में कार्रवाई की मांग की। प्रधानमंत्री जी को खुद सम्मान किया है एएमयू के छात्रों ने। कोई होगा टीचर किसी मानसिकता का तो उस प्रोफेसर का होगा, उसे देखा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की। न्यूज 18 इंडिया चौपाल के मंच पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात का दावा किया कि दिसंबर के अंत तक ग्रीन हाइड्रोजन भारत में आ जाएगा और इससे 1 किलो हाइड्रोजन से 180 किलोमीटर तक का सफर तय हो पाएगा। हम तो सुन रहे थे कुछ दिन बाद आप वो पानी वाली गाड़ी से आते हैं, हाइड्रोजन वाली, कि जो पानी से हाइड्रोजन अलग करेगी और ऑक्सीजन अलग करेगी और उस पर चलेगी। जल्दी आने वाली है। नहीं, गाड़ी आने के लिए टाइम लगेगा, पर पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग होकर ये गाड़ी चल सकती है, इस पर आज लोगों का विश्वास नहीं है। तो मैंने एक कंपनी को रिक्वेस्ट की और उनकी हाइड्रोजन पर, ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी दिल्ली में आई है। और ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो इंडियन ऑयल का फरीदाबाद का जो सेंटर है वहाँ तैयार होता है। वो दिसंबर एंड तक वो अवेलेबल करके देंगे। 1 किलो में 180 किलोमीटर चलती है और एक पायलट प्रोजेक्ट करके मैं उसको उपयोग में लाकर आप जैसे लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 1 किलो में वो 180 किलोमीटर चलेगी और उसमें कोई पोल्यूशन नहीं होगा, कोई स्पीड अच्छी होगी, पेट्रोल डीजल की तुलना में काफ़ी अच्छी होगी। ये स्वदेशी ईंधन होगा। मैक्सिको के तुला में हथियारबंद बदमाशों ने जेल पर हमला कर अपने साथियों को छुड़वा लिया। बताया गया कि इस घटना के पीछे वहां के ताकतवर ड्रग्स माफिया का हाथ हो सकता है, जिन्होंने अचानक जेल में हमला किया और अपने 9 साथियों को लेकर भाग निकले। अधिकारियों के मुताबिक हमलावर कई गाड़ियों में सवार होकर आए थे। बताया गया कि उन्होंने कारों का हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, उनमें आग लगाई। जब तक जेल के सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते, सभी वहां से फरार हो गए। वहां पुलिस को 2 जली हुई कारें मिली, जिसके बाद इन्हें कार बम के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की आशंका भी जताई गई। हालांकि मामला सामने आने के बाद पुलिस अब हमलावरों की तलाश में जुट गई और जल्द ही फरार आतंकवादियों को पकड़ने का दावा किया। चौपाल के मंच पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने संसद में हुए हंगामे पर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने संसद की मर्यादा को तार-तार किया। ऑपोजिशन कह रहा है कि आपने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया। देखिए, पहली बात तो संसद डायरी में पिछले 5 साल से लिख रहा हूँ। जब भी संसद का सत्र शुरू होता है, विभिन्न विषयों पे मैं अपने विचारों को लिखता हूँ। मुझे एक बात बताइए, कोई भी दुनिया का समझदार आदमी, यहाँ पर सब लोग बैठे हुए चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, यही लोग अगर टेबल के ऊपर खड़े हो जाए तो इनको सभ्य कहा जाएगा क्या?
और जब एक चीज को वापस सरकार कर रही है तो अब कह रहे हैं ना इसके ऊपर भी हम सदन को नहीं चलने देंगे, लाएंगे तो भी नहीं चलने देंगे, ना लाएंगे तो भी नहीं चलने देंगे। और सदन में पुस्तकें, किताब, हम तो कानून बनाने वाले हैं, पढ़ने के लिए होती है, फेंकने के लिए होती है। WHO ने माना है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के 24 देशों में फैल चुका है। कल देर रात अमेरिका में भी इसके एक केस की पुष्टि हुई है। अब तक कुल 30 से ज्यादा देशों ने इस वेरिएंट को रोकने के लिए ट्रैवल बैन समेत अपने बॉर्डर तक सील कर दिए हैं। वहीं WHO का कहना है कि वो इस नए वेरिएंट को काफी गंभीरता से ले रहे हैं और दुनिया के सभी देशों को भी इस नए वेरिएंट को बेहद गंभीरता से लेना होगा। WHO ने कहा कि ओमिक्रॉन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल की जा रही है, लेकिन ट्रांसमिशन पर इसके असर, इसकी गंभीरता और वैक्सीन के इस पर असर के बारे में पता लगाना अभी बाकी है। वहीं भारत भी इस नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट मोड पर है। देश के सभी एयरपोर्ट पर संक्रमित देशों से आने वाले हवाई यात्रियों की सघन जांच हो रही है। भारत सरकार ने कहा कि कल शाम 4 बजे तक संक्रमित देशों में 11 जहाजों में 3476 यात्री देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर पहुंचे, जिनका RT-PCR टेस्ट किया, जिसमें 6 यात्री पॉजिटिव निकले। न्यूज 18 इंडिया के चौपाल पर सीएम केजरीवाल ने भरोसा दिया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर दिल्ली वालों को साफ हवा मिलेगी। आपकी सरकार अगर आएगी पंजाब में तो दिल्ली वालों को साफ हवा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर अब मजाक की बात अलग है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब समाधान है, सारी सरकारों को मिल के काम करना चाहिए। मैं आपको एक पराली से कोयला बनता है, पता है आपको? पराली से CNG बनती है, करनाल में एक प्लांट है। आज जिसको हम समस्या मान रहे हैं, अगर ये सरकारें ठीक से काम करें तो इसी पराली से गैस बना सकते हैं, कोयला बना सकते हैं, CNG बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। देश का फायदा होगा और पता नहीं कितने लाख बच्चों को नौकरी मिलेगी। लेकिन ये करना ही नहीं चाहते, केवल और केवल गाली गलौज, राजनीति। 15 दिसंबर से जो विदेशी उड़ानें शुरू होने वाली थी, फिलहाल उन पर रोक जारी रहेगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। सरकार की तरफ से विदेशी उड़ानों पर जो नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं, उनमें नई तारीख की जानकारी नहीं दी गई है। मतलब विदेशी उड़ानों को शुरू करने का फैसला अब बाद में लिया जाएगा। चौपाल के मंच पर सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने यह दावा किया कि आने वाले वक्त में पराली से बायो CNG बनेगी, जिससे किसानों को फायदा होगा। है कि ये जो अभी 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट है, 5 साल में ये 25 लाख करोड़ की होने की संभावना है। पेट्रोल डीजल का? हाँ, ये पेट्रोलियम गैस और इसका। और ये अगर हमने 7-8-10 करोड़ भी बचाया तो ये पैसा जाएगा किसानों के घर में। जो राइस से इथेनॉल बन रहा है, कॉर्न से इथेनॉल बन रहा है, बायोमास से इथेनॉल बन रहा है, शुगर केन जूस से इथेनॉल बन रहा है, मोलाइसिस से इथेनॉल बन रहा है, BAV मोलाइसिस से इथेनॉल बन रहा है। ममता बनर्जी के इशारों में राहुल गांधी और यूपीए को लेकर सवाल खड़ा करने पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर हमला करते हुए कहा कि बंगाल मतलब पूरा हिंदुस्तान नहीं है, ना ही पूरा हिंदुस्तान मतलब ममता बनर्जी है। अधीर रंजन के मुताबिक ममता बीजेपी को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे रही है। वहीं बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि ममता ने यही सही सवाल उठाया है, क्योंकि राहुल की अगुवाई यूपीए के लिए बोझ बन गई है। दरअसल महाराष्ट्र दौरे पर गई ममता बनर्जी ने शरद पवार से मुलाकात की थी और इस बीच ममता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूछा था कि अब यूपीए कहां है। वहीं राहुल के बार बार विदेश जाने पर भी ममता ने तंज कसा था। यूपीए क्या है ये ममता बनर्जी को पता नहीं है क्या? पता नहीं। मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा पागलपन शुरू कर दिए हैं। उनको लगा कि सारे हिंदुस्तान ममता बनता करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मतलब बंगाल नहीं है, बंगाल के मतलब हिंदुस्तान नहीं। आज ममता बनर्जी जो कह रही है, इसके साथ बीजेपी को कहने में बड़ा तालमेल रखते हैं। तो इसलिए मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि मिले सुर में रहा तुम्हारा तो सूर बने हमारा। यही आज ममता बनर्जी की रवैया है बीजेपी की खुशी करने के लिए। राहुल गांधी जी का नेतृत्व वास्तव में यूपी के लिए एक प्रकार की लायबिलिटी बन गया है।
ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है। और इसलिए राहुल जी का और इसलिए इसी कारण से यूपीए का कोई देखा जाए तो वजूद नहीं बचा। तो ममता बनर्जी ने ठीक ही कहा है, वो धीरे धीरे यूपीए बिखर भी रहा है, विखंडित हो रहा है, नेतृत्व का उसके अंदर एक संकट है और ममता बनर्जी जगह भरना चाहती हैं, इसलिए भी उन्होंने इस बात को कहा। और अब आपको सुनाते हैं कि ममता ने राहुल को लेकर क्या कहा है। देखिए, तो एक परिवार में हर आदमी समान नहीं होता है। अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो, तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? पॉलिटिक्स में आपको कंटिन्यूअस एंडेवर देना चाहिए और इसमें हम फेडरल स्ट्रक्चर का पक्ष में है। यूपी के अस्तित्व पर भी ममता ने सवाल उठाए हैं। राहुल जी क्या बोला? एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के शरद जी सबसे सीनियर नेता है यूपीए के, आपको लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? शेयर करेगा बैठ के। चौपाल के मंच पर आए नितिन गडकरी ने कहा, मुफ्त की राजनीति से देश का नुकसान होगा और अब देश की जनता पहले से ज्यादा जागरूक हो गई है। देखा जा रहा है कि, और आप इस पे काफी मुखर हैं बोलने में, कि राजनीति में अब ये हो गया कि फ्री फ्री फ्री, उसने फ्री, इधर फ्री, हम ये फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। एक ये चल रहा है। दूसरा, उसके बाद एक ने दिया तो सब देने लग गए। उसके बाद अब चल रहा है मंदिर मंदिर मंदिर, मैं भी मंदिर जाता हूं, मैं भी मंदिर जाता हूं, मैं भी मंदिर जाता हूं, मैं भी आस्था रखता हूं, मैं भी आस्था रखता हूं। ये क्या है? ये जो इंडिविजुअल बेनिफिट पॉलिटिक्स है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। ये फुकट में, वो फुकट में, वो फुकट में, इससे हम लोग सरकारों के पास कर्जा चुकाने के लिए पैसा नहीं है, हम बैंक करप्ट हो रहे हैं और हम फुकट में बांट रहे हैं। इससे देश का नुकसान होगा। इसके बजाय हम रोजगार निर्माण करें। पर ये क्या, इडली पात्र फुकट में, मिक्सी फुकट में, ये फुकट में, इससे क्या होगा? दिस इज नॉट गुड पॉलिटिक्स। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव की वजह से आंध्र प्रदेश और ओडिशा पर चक्रवाती तूफान जवाद का साया मंडराने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 या 4 दिसंबर को तूफान आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट तक पहुंच सकता है। इसकी तैयारी को लेकर नेशनल क्राइसिस ऑफ मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई। कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य सरकारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। साथ ही समुद्री तटों के आसपास रहने वाले मछुआरों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। उन्हें सुरक्षित स्थान पर लौटने के लिए कहा गया है। बंगाल की खाड़ी में हो रही हलचल के कारण मौसम विभाग ने आज से 4 दिनों तक इन राज्यों में लगातार भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। इसके अलावा मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और मुंबई में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। मुंबई में तो कल से जारी भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ाई है। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में 7 ट्रेनों को 3 और 4 दिसंबर के बीच रद्द करने का फैसला किया गया है। चौपाल के मंच पर भूपेंद्र यादव ने बंगाल चुनाव में हुई हिंसा और चुनाव के बाद हुई हिंसा पर वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने यह भी कहा कि ममता बनर्जी को वहां हुई हिंसा पर जवाब देना चाहिए। ये स्टेटमेंट आज के ममता बनर्जी की, आधा टाइम विदेश में रहेंगे तो पॉलिटिक्स कैसे करेंगे? राहुल गांधी के लिए वो कह रहे हैं यूपीए है ही नहीं, तो मैं कह रहा हूँ आपका आधा काम तो दीदी कर रही हैं। नहीं, वो तो ममता बनर्जी जी क्या कर रही हैं उनसे पूछिए। लेकिन ममता बनर्जी जी को जवाब देना चाहिए कि बंगाल में लोकतंत्र को क्यों कुचला जा रहा है, बंगाल में हिंसा का सहारा क्यों लिया जा रहा है, बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद क्यों एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को न केवल अत्याचार किया जा रहा है बल्कि उनके लोग मारे जा रहे हैं। महिलाओं के ऊपर क्यों अत्याचार वहां पर चुनाव के बाद हो रहे हैं, जिसका स्वयं हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, जिसके लिए स्वयं हाईकोर्ट ने एसआईटी करी है। और मुझे लगता है कि अगर ममता बनर्जी लोकतंत्र की मर्यादा को समझती हैं तो उनको इन बातों का भी जवाब देना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का दौरा करेंगे। इस बीच अमित शाह मां शाकुंभरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर अमित शाह के साथ मौजूद रहेंगे। दोपहर करीब 1 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में अमित शाह एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस मौके पर अमित शाह ने ट्वीट किया कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक विशेष दिन है।
सहारनपुर में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करूंगा। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सीएम योगी जी की सरकार शिक्षा को प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य का आधार मानकर संकल्पित भाव से कार्य कर रही है। न्यूज 18 इंडिया के चौपाल में पहुंचे कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि महंगाई से पूरा देश परेशान है और कांग्रेस देश के लिए सड़क पर है। जब आपको मुद्दा उठाना चाहिए, जब एकदम निकल आना चाहिए, तब तो आप ट्विटर पे रहते हो, तब तो आप ट्विटर खेल रहे होते हो। जब आपको सड़क पे होना चाहिए तब आप ट्विटर पे होते हो, और जब आपको वास्तव में मुद्दे को लेकर संघर्ष करना, वो आप चूक जाते हो। यही चूक हो जाती है कांग्रेस से। देखिए, आप कह रहे हैं कि अब मोदी जी ने क्या किया। आप कह रहे हैं हम सड़कों पर नहीं, यहां तो पूरा देश सड़क पर पहुंचा दिया। वो किसान हो, वो एमएसपी को लेकर सड़क पर है, कर्ज माफी को लेकर सड़क पर है, बेरोजगार हो, वो बेरोजगारी को लेकर सड़क पर है, नौकरी को लेकर सड़क पर है, गृहिणी हो, वो गैस के सिलेंडर को लेकर सड़क पर है। 400 रुपए से अगर 1000 रुपया गैस सिलेंडर हो जाएगा और 2000 रुपया शादी के समय कमर्शियल सिलेंडर का महंगाई का तड़का लगाएंगे तो पूरा देश सड़क पर है, और देश के साथ साथ हम भी हैं। चौपाल के मंच पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया कि वो दिल्ली में भी महिलाओं को 1000 रुपए की आर्थिक मदद देंगे। आप ये जो फ्री की बात कर रहे हैं, इस पे कई बार इल्जाम लगता है। जैसे अब यहाँ पे आपने पंजाब में कहा कि 1000 रुपए हम महिलाओं को दे देंगे। देने चाहिए ना। तो वो कह रहे हैं दिल्ली में क्यों नहीं दे रहे? देंगे। दिल्ली में जहां सरकार है वहां पहले दीजिए ना। क्यों पहले क्यों? कुछ काम पंजाब में भी पहले होने चाहिए। ऐसा क्या है? दिल्ली में भी देंगे, तैयारी कर रखी है। समय हम तय करेंगे, चुनाव नहीं, जब हम तय करेंगे, हमारी मर्जी, पर दिल्ली में भी देंगे। अगर वो कह रहे हैं महिला, सिद्धू जी ने कहा महिलाओं के आप इतने हितैषी हैं, तो कोई महिला तो मंत्री भी नहीं आपके यहाँ। सिद्धू जी तो हमें महिलाओं के बारे में ना ही सिखाएं तो अच्छा है। उनके खुद के मुख्यमंत्री मीटू में फंसे हुए हैं। नहीं, जो पंजाब में महिलाओं को आप वो कह रहे हैं कि आप लॉलीपॉप दे रहे हैं, तो दिल्ली में क्यों नहीं दे रहे? तो दिल्ली में कह तो रहा हूं कि देंगे हम, दिल्ली में देंगे हम। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 9:30 बजे 12,17,631 मेधावी छात्र छात्राओं के खाते में ऑनलाइन स्कॉलरशिप भेजेंगे। सीएम योगी इस बीच 458 करोड़ 66 लाख रुपए की धनराशि छात्रों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही पहले चरण की छात्रवृत्ति वितरण का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद सीएम योगी छात्र छात्राओं से संवाद करेंगे। दूसरे चरण में बचे हुए छात्र छात्राओं को दिसंबर अंत में छात्रवृत्ति दी जाएगी। चौपाल के केजरीवाल ने दावा किया कि कांग्रेस का कायाकल्प की शुरुआत यूपी से ही होगी और प्रियंका गांधी का यूपी में असर दिखना शुरू हो गया है। क्या कांग्रेस समझौता करेगी? या मेरा मतलब है कि आपस में समाजवादी पार्टी से कुछ बातचीत होगा, और नहीं हो पा रही है तो क्यों नहीं हो पा रही है? बड़े भाई, छोटे भाई, क्या चक्कर है? एक बात के लिए तो आपको धन्यवाद। आपने मान लिया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। मैं ये भी मानता हूं कि प्रियंका जी ने अच्छा किया, मैं मानता हूं, माने ना माने, मैं मानता हूं। आवाज तो रेज कर दी है, कैपिटलाइज कर पाएंगे इसमें संदेह है। एक सत्य यह भी है, मुझे नहीं पता उत्तर प्रदेश की जनता क्या फैसला करेगी, पर पिछले 5 वर्षों में विपक्ष की भूमिका में अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो वो प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। वो हाथरस हो, वो किसानों की हत्या हो, वो हमारे दलित बेटियों पर अत्याचार हो। यूपी में चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ने लगे हैं। हर पार्टी कोई कोर कसर पीछे नहीं छोड़ना चाहती और इसी कड़ी में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। समाजवादी विजय रथ यात्रा के तहत 5वां चरण आज चल रहा है। बादा से महोबा जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और सर, मुझे याद है कि पहले चरण में भी बुंदेलखंड शामिल था और इस 5वें चरण में भी। क्या बुंदेलखंड विशेष कोई मकसद? बुंदेलखंड की जनता इस बार बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने वादों के जुमले दिए, यहाँ पर बुंदेलखंड की जनता से झूठ बोला और आते आते डबल इंजन की सरकार बुंदेलखंड में फेल हो गई है। बुंदेलखंड की जनता एक बार इन्हें समर्थन दिया, इस बार इनके हाथ खाली जाएंगे। इनको समर्थन नहीं मिलने जा रहा है।
पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होगा। आज किसान दुखी है, किसान की पैदावार का सही मूल्य नहीं मिल रहा, महंगाई से लोग त्रस्त हैं। जिस तरह महंगाई बढ़ाई है, आम लोगों का जीवन नहीं चल पा रहा है। आज भी सिलेंडर महंगा कर दिया, डीजल पेट्रोल महंगा है, खाद महंगी मिल नहीं रही है, किसान को खाद नहीं मिल रही। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है कि गरीबों से पैसा लेकर के अमीरों को की जेब भरना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका रहा है। आप साफ तौर से देखें तो सर बहुत भारी तादाद में लोग स्वागत भी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। 2 घंटे का वक्त बीता है, अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रथ और सिर्फ 22 या 24 किलोमीटर चला है। महोबा में एक बड़ी जनसभा को भी उन्हें संबोधित करना है। न्यूज़ 18 से सवालों जवाबों का सिलसिला अभी जारी रखेगा। इसी तरह से लगातार भीड़ उमड़ रही है, तमाम जगहों पर लोग उनको सुनने के लिए आ रहे हैं, लगातार उनका स्वागत हो रहा है। पटना के पत्रकार नगर के पास वाहन चेकिंग के समय कुछ छात्रों और स्थानीय लोगों ने हंगामा कर दिया। आरोप है कि शराब को लेकर पुलिस लोगों को परेशान कर रही है। पुलिस की वाहन चेकिंग से मौके पर जैम लग गया। इस बीच परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों ने जैम से परेशान होकर हंगामा कर दिया। वहीं देखते ही देखते मौके पर भीड़ लग गई। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद मामला शांत हो पाया। इस बीच लोगों ने पुलिस पर बिना वजह परेशान करने का आरोप लगाया। ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए यूपी भी पूरी तरह से तैयार है। लखनऊ में विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए लोकबंधु अस्पताल ने 20 बेड रिजर्व कर दिए हैं। विदेश से आने वाले यात्रियों में किसी के संक्रमित मिलने पर उसे यहां भर्ती किया जाएगा। साथ ही एयरपोर्ट पर टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है। लोकबंधु के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी ने बताया कि लोकबंधु में 20 बेड रिजर्व किए गए हैं। ऐसे में संक्रमित व्यक्ति किसी अन्य के संपर्क में नहीं आएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि अधिकारियों के निर्देश पर क्वारंटीन वार्ड भी बनाया गया है, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज रखे जाएंगे और जरूरत पड़ने पर बेडों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। वहीं इमरजेंसी और ओपीडी की सुविधा पहले की तरह मिलती रहेगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुआवजे की मांग को लेकर उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जब कुछ लोग NH 58 पर मौजूद एक रिजॉर्ट के सामने शव रखकर धरना प्रदर्शन करने लगे। बताया गया कि शव उसी रिजॉर्ट के एक कर्मचारी का था और रिजॉर्ट का काम करने के समय ही सड़क हादसे में उसकी जान चली गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार वाले शव सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग करने लगे। हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रिजॉर्ट मालिक से 2.5 लाख की आर्थिक मदद का भरोसा दिलाया और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। यूपी के लखनऊ में राजस्थान से आए अभ्यर्थियों ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर भर्ती न करने का आरोप लगा रहे ये प्रदर्शनकारी लखनऊ में पिछले 5 दिन से अनशन पर बैठे हैं। लेकिन बात नहीं बनने पर इन्होंने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मोर्चा खोल दिया। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे ये अभ्यर्थी कांग्रेस दफ्तर के गेट के बाहर ही जमीन पर दंडवत लेट गए और प्रियंका गांधी से मुलाकात करवाने की गुहार लगाने लगे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इससे पहले ये लोग कांग्रेस दफ्तर पहुंचे और वहां मौजूद पूर्व पीएम राजीव गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। कई दिनों से लखनऊ में डटे इन लोगों ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही डेरा जमा लिया और अनशन पर बैठ गए। राजस्थान से आए इन अभ्यर्थियों ने साफ कर दिया कि जब तक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उनसे मुलाकात नहीं करती वो घर नहीं लौटेंगे। हम आर पार के लिए आए हैं कि यदि हमारी समस्या का समाधान नहीं है, प्रियंका गांधी से मुलाकात नहीं है, हम जाने वाले नहीं है। प्रदर्शनकारियों में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल दिखी। कई महिलाएं तो छोटे बच्चों को लेकर वहां पहुंची और राजस्थान सरकार से उन्हें रोजगार देने की मांग की। अनशन पर बैठे छात्रों का आरोप है कि कांग्रेस यूपी के छात्रों को रोजगार देने का चुनावी वादा कर रही है, लेकिन राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां के छात्रों से किए गए वादे ही अभी तक पूरे नहीं किए गए और इसी वजह से उन्होंने यूपी में पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। चौपाल के मंच पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुए विकास के काम गिनाए और लगे हाथ विपक्ष पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अब यूपी से गुंडाराज खत्म हो गया है। संबित पात्रा, आपके पास मुझे आना पड़ेगा इसका जवाब लेने के लिए। वो कहते हैं हम गन्ने की बात करते हैं, आप जिन्ना की बात करते हैं। केशव मौर्य कहते हैं काशी में भव्य मंदिर बन रहा है, अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, मथुरा में भी अब बन जाएगा। लेकिन इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क एक बयान दे देते हैं। आप चाहते हैं चुनाव को पोलराइज करना। यदि कुछ लोगों को जिन्ना के विषय में आलोचना करना, जिन्ना का महिमा मंडन करना कन्वीनियंट लगता है, तो हाँ, मैं गर्व से कहता हूं भगवान राम को महिमा मंडित करने में और भगवान कृष्ण को महिमा मंडित करने में मुझे गर्व लगता है। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं।
और इसे छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसको बोलने पर अगर हिंदू पोलराइज होता है तो इसमें क्या आपत्ति है? पोलराइज इसको कह रहे कि नहीं, इसको बोलने से पोलराइज हिंदू नहीं होता। हिंदू पोलराइज करने की कोशिश होती है जब केशव मौर्य का ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि देखिए अब काशी में भव्य मंदिर बन रहा है, मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा, तो फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी का बयान आता है। क्यों नहीं बनेगा भव्य मंदिर?